के साथ एक और कैबिनेट सब कमेटी से संबंधित जानकारी भी देंगे। आज इस कैबिनेट सब कमेटी की क्योंकि विधानसभा में मीटिंग हुई है और देखिए विधायक दल की बैठक आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुलाई थी, लेकिन इसमें कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा आखिरकार क्यों नहीं आए। कई तरह के मायने इसमें निकाले जा रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से जवाब दे दिया गया है कि आखिरकार राजेंद्र राणा इस मीटिंग में क्यों नहीं पहुंचे। शुरुआत डॉक्टर्स की स्ट्राइक से करना चाहेंगे क्योंकि देखा जा सकता है तीसरा दिन आज है और पेन डाउन स्ट्राइक जारी है हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की ओर से। हवाला डॉक्टर्स की ओर से ये दिया जा रहा है कि जब तक एनपीए यानी कि नॉन प्रैक्टिस अलाउंस इनका बहाल नहीं हो जाता, 4-9-14 की एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम का लाभ इनके लिए नहीं दिया जाता, एक बार पुनः इसे बहाल नहीं किया जाता, ये अपनी पेन डाउन स्ट्राइक वापस नहीं लेने वाले हैं। डीपीसी को रेगुलर किया जाए और इसी के अतिरिक्त डायनामिक करियर प्रोग्रेशन स्कीम को भी केंद्र सरकार के तुल्य लागू किया जाए। हालांकि डिमांड्स इनकी बहुत सारी हैं, लेकिन ये 4 ऐसी मुख्य डिमांड्स हैं जिससे लेकर इन्होंने जिद पकड़ ली है और पेन डाउन स्ट्राइक इनकी तब तक जारी रहेगी अब जब तक राज्य सरकार इस पर फैसला नहीं ले लेती। सुबह के 9 बजे से 12 बजे तक ये पेन डाउन स्ट्राइक पर होते हैं। इस दौरान मरीजों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है क्योंकि डॉक्टर्स उन्हें नहीं देखते हैं और 12 बजे तक उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं फिर यहाँ जारी रखी गई हैं, लेकिन छोटी मोटी समस्याओं को लेकर जो मरीज पहुंच रहे हैं उनके लिए बड़ी समस्या इन दिनों बनी हुई है कि सुबह के समय आ तो जाते हैं, कई ऐसे भी मरीज रहते हैं जो कि 15 से 20 किलोमीटर की दूरी का सफर तय करके बहुत मुश्किल से अस्पताल तक जाते हैं और सुबह पहुंचकर उन्हें इस बात की खबर होती है कि डॉक्टर्स तो पेन डाउन स्ट्राइक पर हैं, तो 12 बजे तक का उन्हें इंतजार करना होगा, उससे पहले उनका चेकअप नहीं होने वाला है। जल रक्षकों ने सरकार को घेरने का प्रयास आज किया है। दरअसल ये भी विधानसभा के बाहर पहुंचे थे और चौड़ा मैदान में जल रक्षकों की संख्या एकत्रित हुई थी, जिसमें इन्होंने मांग ये रखी है कि जो इनका कॉन्ट्रैक्ट पर आने का समय है 12 साल उसे घटाकर 10 किया जाए। हालांकि पहले 8 वर्ष करने की मांग इन्होंने रखी थी और ये पिछले बजट सेशन की बात है जब ये मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री से मिले तो आश्वासन इन्हें दे दिया गया था कि 12 से घटाकर 8 साल तो कॉन्ट्रैक्ट पर आने का समय नहीं किया जा सकता, लेकिन 10 वर्ष तक ये अवधि जरूर की जा सकती है। तकरीबन 1 साल बीत गया है, दूसरा बजट सेशन अभी देखिए विधानसभा में चला है और अभी तक इस मांग पर कोई गौर नहीं हुआ, जिस वजह से आज ये भी विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे थे। हालांकि चौड़ा मैदान में ही इन्हें रोक दिया गया था, काफी संख्या इनकी आई थी। शिकायत इनकी ओर से यह भी की जा रही है कि इनके बीच के बहुत सारे ऐसे कर्मी जिन्होंने 12 साल भी अपने पूरे कर लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट पर उन्हें नहीं लिया जा रहा है, तो कम से कम उन्हें तो कॉन्ट्रैक्ट पर लिया जाए और इनके लिए भी अवधि कम होनी चाहिए। एक तरह से रेगुलर पॉलिसी अब इनके लिए भी बनाई जाए, ये मांग यहां जल रक्षकों की ओर से भी उठाई गई है। हर तीसरा वर्ग यही मांग करता हुआ नजर आ रहा है कि रेगुलर पॉलिसी हमारे लिए बना दी जाए, लेकिन सरकार की ओर से इस पर रिस्पॉन्स कुछ सामने नहीं आ रहा है और अगर हर वर्ग के लिए ही रेगुलर पॉलिसी बनने लग गई तो बात फिर वहीं के वहीं आ जाएगी, जैसा कि वो युवा भी कहते हैं जो कि फाइट कर रहे हैं कमीशन के लिए कि अगर सभी के लिए रेगुलर पॉलिसी बनी, सभी को पक्की नौकरियां दे दी गई तो उनका क्या होगा। ऐसे में अगर इस संख्या को उसमें चाहे आउटसोर्स कर्मचारी हैं या फिर हम एसएमसीज की बात करें, जल रक्षकों की बात करें, कंप्यूटर शिक्षक जिन्हें आउटसोर्स पर रखा गया था, अगर इन तमाम वर्गों के लिए रेगुलर पॉलिसी बन जाती है तो सीधी सी बात होगी ये बिल्कुल वैसी ही सुविधाएं ले पाएंगे जैसे कि सरकारी कर्मचारी ले रहे हैं, यानी कि जो रेगुलर कर्मचारी हो जाया करते हैं। तो इनमें और फिर कमीशन फाइट करने वालों में या बैच वाइज भर्ती का इंतजार कर रहे जो युवा हैं उनमें क्या फर्क रह जाएगा और उनके लिए भी फिर तो विभागों में स्थान नहीं बच पाएगा। इस तरह के तर्क वितर्क अभी देखिए इन दिनों सामने आ रहे हैं और ये बात तभी से उठी है जब से कई वर्गों की ओर से रेगुलर पॉलिसी को लेकर मांग उठाई जा रही है। सचिवालय में भी फर्जी नौकरी का मामला सामने आया है। दरअसल लगभग 25 के करीब युवा हैं जिन्हें ठगा गया और फर्जी नियुक्ति पत्र इन्हें थमाए गए। ये सचिवालय में ही काम कर रहे कुछ एक कर्मचारी थे जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। इससे पहले भी इसमें गिरफ्तारी हुई थी और पिछले कल की जानकारी दे तो 5 और गिरफ्तारियां सामने आई हैं। हालांकि जो मुख्य आरोपी है इसमें वो परीक्षित आजाद बताया जा रहा है। ये किराए के मकान में विकास नगर रह रहा था और वहां जब छापा डाला गया तो तकरीबन फर्जी नियुक्ति पत्र 6 इसके घर से मिले हैं। इसके अतिरिक्त प्रिंटर, लैपटॉप, मोबाइल, लिफाफा और डायरी सहित अन्य दस्तावेज भी मिले हैं। हालांकि इन्हें कब्जे में ले लिया गया है। 5 जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि ये देर रात क्योंकि बुधवार को हुई है। सोलन के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जोगिंदर नगर और शिमला के जुनगा से भी एक आरोपी को इसमें गिरफ्तार किया गया है। ये युवाओं को ठग रहे थे, उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र दे रहे थे और इसकी एवज में लाखों रुपए उनसे कमा रहे थे। हालांकि जांच अभी इस पर
जारी है, क्योंकि संभावना ये बनी हुई है कि केवल 5 नहीं बल्कि हो सकता है एक बड़ा गिरोह इसमें शामिल हो। लेकिन गिरफ्तारी हो चुकी है और अब इन पर और ज़्यादा जांच भी उठाई जाएगी। इसके अलावा कई धाराएं भी लगने वाली हैं। एक बड़ी यहाँ धोखाधड़ी हम ये कहना चाहेंगे, देखिए, जो कि कर्मचारियों की ओर से जिस धोखाधड़ी को लेकर अंजाम दिया गया है। ग्रेच्युटी और लिव इन कैशमेंट पर भी सुझाव दिया गया है। ये पेंशनर्स की ओर से दरअसल मांग रखी गई है। हालांकि पेंशनर्स तो अब एक और नई मांग के साथ भी यहाँ नजर आ रहे हैं। ये राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संगठन है। इन्होंने आज हमीरपुर के गांधी चौक में धरना प्रदर्शन किया है। दरअसल जो इनका ये कल्याण संगठन है, इसके साथ तकरीबन 600 सेवानिवृत्त कर्मचारी जुड़े हुए हैं। इनका कहना है कि एक ट्रस्ट इनके लिए तैयार होना चाहिए। ये पेंशन ट्रस्ट है, पेंशन ट्रस्ट तैयार होना चाहिए और इसी में सरकार को फंड डालना चाहिए ताकि पेंशन ट्रस्ट के माध्यम से इनकी पेंशन आती रहे। ये बहुत परेशान है क्योंकि समय से इनकी पेंशन नहीं आ पाती है, इसीलिए यहाँ पेंशन ट्रस्ट बनाने की मांग इन्होंने रखी है। ग्रेच्युटी और लीव इन कैशमेंट का भुगतान भी इन्हें जल्दी किया जाए। संशोधित वेतनमान 2016 का जो बकाया एरियर है, एक मुश्त इन्हें दिया जाए। आज इस मांग के साथ ये गरजे हैं और इन्होंने वर्तमान सरकार पर आरोप ये भी लगाया है कि आश्वासन तो ये सरकार दे देती है लेकिन फिर धरातल पर कुछ नहीं होता है। इसलिए अब इन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है अपनी 3 बड़ी मांगों के साथ। एरियर का भुगतान एक मुश्त इन्हें चाहिए। दूसरी बड़ी बात, यहाँ पेंशन ट्रस्ट खोलने की बात कर रहे हैं, उसी में फंड किया जाए सरकार की ओर से और उसी के माध्यम से इन्हें फिर पेंशन मिलनी चाहिए। ग्रेच्युटी, लीव इन कैशमेंट या मेडिकल बिलों का भुगतान भी इनका नहीं हो रहा है, इसका भुगतान भी जल्द से जल्द किया जाए। अब विधानसभा में आना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से बुलाई गई थी। इसमें रणनीति तैयार की गई है राज्यसभा चुनाव के लिए। रणनीति तैयार करना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि भाजपा काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है और हर्ष महाजन कैंडिडेट भाजपा की ओर से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। हर्ष महाजन जो कि दावा कर रहे हैं कि कुछ एक कांग्रेस विधायक उनके संपर्क में हैं, जिसके बाद क्रॉस वोटिंग होने की पूरी संभावना बनी हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज ये बात भी स्पष्ट कर दी कि क्रॉस वोटिंग होने का कोई भी आधार नहीं है, ये हो ही नहीं सकती है क्योंकि पार्टी रिप्रेजेंटेटिव इनकी ओर से वहां पर तैनात किए जाएंगे और जो भी विधायक हैं उन्हें सबसे पहले अपनी वोट दिखानी होगी पार्टी रिप्रेजेंटेटिव को। जो नहीं दिखाएंगे फिर उस वोट को इनवैलिड माना जाएगा। तो ये बात इनकी ओर से स्पष्ट तौर पर कह दी गई है, यानी कि जो एजेंट इनकी ओर से घोषित होंगे विधायकों को उसे अपनी वोट पहले बतानी होगी, किसे दे रहे हैं किसे नहीं। और आज ट्रेनिंग भी कांग्रेस विधायकों को इस बारे में दी गई है कि कैसे उन्हें वोटिंग करनी है। सभी जानते हैं कि देखिए यहाँ से जो कांग्रेस कैंडिडेट है वो सिंघवी जी हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जी को यहाँ से कांग्रेस कैंडिडेट के तौर पर उतारा गया है राज्यसभा चुनाव के लिए। इस राज्य से संबंध नहीं रखते हैं, बाहरी राज्य से संबंध रखते हैं और इसी बात को भुनाने की कोशिश भाजपाइयों की ओर से की जा रही है, जिसमें हर्ष महाजन, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और डॉक्टर राजीव बिंदल जो कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये भी कह चुके हैं कि हिमाचल के नेता को तवज्जो देनी है या बाहरी नेता को तवज्जो देनी है, ये तो अब विधायकों को ही यहां तय करना होगा। और मुख्यमंत्री का ये मानना है कि कांग्रेस विधायक तो एकजुट है ही है, लेकिन जो निर्दलीय विधायक हैं वो भी आश्वासन दे चुके हैं कि वो सिंघवी जी को ही अपनी वोट देने वाले हैं। तो ऐसे में मेजॉरिटी उनके साथ है। भाजपा सिर्फ ख्वाब देख रही है, जैसे कि पिछले 1 वर्ष से मिशन लोटस के ख्वाब देखे जा रहे हैं, अब वैसे ही राज्यसभा चुनाव को लेकर भी ख्वाब देखना भाजपा ने शुरू कर दिया है। एक और सवाल उठा था कि जो कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा हैं, आखिरकार वो इस विधायक दल की बैठक में क्यों नहीं आए। सभी जानते हैं राजेंद्र राणा थोड़े से नाराज भी मुख्यमंत्री से चल रहे हैं क्योंकि मंत्री बनने की आस में थे और अभी तक बनाया नहीं गया। इसके बाद कुछ एक तर्क वितर्क भी ऐसे सदन में उनकी ओर से किए गए जिससे उनकी नाराजगी साफ तौर पर व्यक्त हुई है। लेकिन मुख्यमंत्री ने इस पर जवाब ये दिया कि राजेंद्र राणा के घर में कोई कार्यक्रम था तो परिवार की व्यस्तता के कारण वो नहीं आ पाए, इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बन पाए। उन्होंने मुख्यमंत्री को पहले ही इस बारे में जानकारी दे दी थी। अभी देखिए विपक्षियों की ओर से रोजाना हंगामा किया जा रहा है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्ष हंगामा करता है, एक तरह से नारेबाजी उनकी ओर से पहले ही शुरू कर दी जाती है सदन में प्रवेश करने से ठीक पहले ही। आज भी ऐसा ही माहौल देखने के लिए मिला। इस पर मुख्यमंत्री ने जवाब ये दिया है कि केवल अखबार की सुर्खियों में बने रहने के लिए वो इस तरह के प्रयास कर रहे हैं। वो भी जानते हैं उनके पास कोई सही मुद्दा नहीं है, बार बार 1 से 2 बातों का जिक्र ही कर रहे हैं। इसके अलावा ना उनके पास कोई सवाल है ना कोई जवाब है और सिर्फ हंगामा
करना ही उनका मकसद है ताकि अखबार की सुर्खियों में वो बने रहे। अब जैसा कि आज की जानकारी ही हमने आपको दी है कि विपक्ष की ओर से आज भी सदन में जाने से पहले ही हंगामा बरपाया गया था। इसमें उद्योग उजड़ने पर, रोजगार न देने पर और इसके अलावा नई स्थापनाएं भी अभी तक कोई नहीं की गई है। इन 2 से 3 मुद्दों को लेकर बड़ा प्रदर्शन इन्होंने किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उद्योगों के मसले पे ये कह दिया कि मुख्यमंत्री के ही कुछ एक चुनिंदा करीबी हैं जो कि यहां से उद्योगों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। जो कारोबारी यहां निवेश करना भी चाहते थे, अपना पूरा कारोबार समेट कर यहां से बाहर की ओर निकल गए हैं। उद्योगों को लेकर स्थिति अभी ठीक नहीं चल रही है। जो युवा प्राइवेट क्षेत्र में यहाँ नौकरी तलाश भी रहे थे या कर भी रहे थे, उनके लिए भी सरकार ने परेशानी खड़ी कर दी है। हालांकि एक बात उन्होंने ये भी कही कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का धन्यवाद कांग्रेस सरकार को करना चाहिए, उन्होंने यहाँ पर उद्योग स्थापित किए थे। दूसरी बड़ी बात इनकी ओर से ये कही गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बड़े प्रोजेक्ट्स दिए हैं, जिसमें एक बल्क ट्रक पार्क है, दूसरा मेडिकल डिवाइस पार्क है, लेकिन ना तो मोदी जी का कोई जिक्र किया गया है, ना ही अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का कोई धन्यवाद किया जा रहा है, बल्कि एक विधायक के परिवार को यह पूरा क्रेडिट देने की कोशिश यहां कांग्रेस सरकार की ओर से हो रही है। मंत्री और सीएम दुबई भी गए, न जाने वहां कितने उद्योगपतियों से मिले हैं, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं दी गई और शादी समारोह की फोटो केवल वहां से निकलकर सामने आई है। यही बात बार बार अभी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से कही जा रही है। दरअसल दुबई जब क्योंकि मुख्यमंत्री गए थे तो चर्चाएं ये थी कि वहां पर कई निवेशकों को उन्होंने आमंत्रित किया है हिमाचल प्रदेश में निवेश करने के लिए, लेकिन जब शादी समारोह की फोटो सामने आई तो उसके बाद विपक्ष ने इस बात को भुनाने की कोशिश की है कि दुबई वो किसी काम से नहीं बल्कि एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे, और अगर कार्यक्रम में ही शामिल होना था तो ये बात क्यों फैलाई गई कि वो एक तरह की इन्वेस्टर मीट करने के लिए वहां जा रहे हैं। हिमकेयर और सहारा योजना पर भी आज कई सवाल उठाए गए हैं और ये 5 विधायकों की ओर से सवाल लगाया गया था। अभी हिमकेयर और सहारा योजना में क्योंकि कई संस्थाएं ये दावा कर रही हैं कि उन्हें अदायगी नहीं की गई है, देनदारियां उनकी लंबित हैं, तो ऐसे में ये सवाल विधायक जनकराज, दीपराज, रणधीर शर्मा, आशीष शर्मा और राकेश चंवाल की ओर से उठाया गया था। इन दोनों योजनाओं से संबंधित जब प्रश्न किया गया तो मंत्री धनीराम शांडिल ने इसमें जवाब ये दिया है कि जो अदायगी है जल्दी कर दी जाएगी और अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस पर भी जांच होगी। हालांकि जनकराज का ये कहना था कि बहुत सारे लोगों के फोन कॉल्स उन्हें आ रहे हैं कि हिमकेयर या सहारा योजना के तहत लाभ नहीं मिल रहा है। जब संस्थाओं से उन्होंने बात की तो उनका ये कहना था कि सरकार उनकी अदायगी नहीं कर रही है, उनकी फीस अभी तक पेंडिंग है, तो कैसे फिर वो निःशुल्क में आगे सेवाएं दे पाएंगे। तो हालात ऐसे हैं कि स्वास्थ्य विभाग खुद बीमार पड़ा है, ये जनकराज की ओर से आज एक स्टेटमेंट दी गई। इस दूसरी ओर देखिए रणधीर शर्मा ने भी सवाल ये पूछा है कि लगभग ये 249 संस्थान हैं, सरकार इनकी राशि कब देगी, सहारा योजना की राशि भी बकाया है, तो इसी वित्त वर्ष के अंत तक ये अदायगियां कर दी जाएगी। ये बात आज मंत्री धनीराम शांडिल की ओर से कही गई है। देखिए आज 1500 रुपए का मसला एक बारी फिर गूंजा है और ये मुद्दा उठाने वाले कांग्रेस विधायक ही हैं। रघुवीर सिंह बाली की ओर से दरअसल ये कहा गया कि बार बार भाजपाइयों को 1500 रुपए याद आ जाते हैं, लेकिन 15 लाख रुपए डालने का वायदा भी किसी ने किया था और वो 15 लाख अभी तक किसी के भी खाते में नहीं आ पाए हैं। दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये कही कि दूध का एमएसपी निर्धारित किया गया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, अपनी गारंटी सरकार पूरी कर रही है, लेकिन इस बात से भी भाजपा को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बजट में ऐसी बहुत सारी घोषणाएं की हैं जिनसे विभिन्न वर्गों को राहत मिलने वाली है। पर्यटन जिला की डीपीआर बन गई है, जब ये काम दिखेगा तो ही भाजपा को समझ आएगा कि ये किस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं और कितना ज्यादा व्यवस्था परिवर्तन होने वाला है। अभी सिर्फ सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर इतनी ही गंभीर थी हिमाचल के प्रति भाजपा, तो जब प्राकृतिक आपदा आई थी केंद्र से राशि दिलाने में आखिरकार भाजपा ने यहां पर क्यों मदद नहीं की, और उस वक्त भी राजनीति करने का काम भाजपा की ओर से किया गया। ये आज रघुवीर सिंह बाली की ओर से देखिए सदन में बात रखी गई है, जिसमें 1500 और 15 लाख का मसला भी इनकी ओर से उठाया गया। तकरीबन देखिए 7 एचपीएस अधिकारी हैं जिन्हें पुलिस अधीक्षक बनाया गया है, इन्हें प्रमोट किया गया। ये स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों के बाद 7 एचपीएस पुलिस अधिकारियों को पदोन्नति दी गई है और अभी हालांकि इनके जो तैनाती आदेश है वो जारी नहीं हुए हैं, अलग से जारी कर दिए जाएंगे।
मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं। इसमें देखिए जो अधिसूचना हुई है उसके अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात 2007 बैच के एचपीएस अधिकारी सुशील कुमार, निश्चित सिंह नेगी, पंकज शर्मा, विनोद कुमार, विजय कुमार और 2008 बैच के कुलभूषण वर्मा और भूपेंद्र सिंह नेगी को पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नति दे दी गई है। और जैसा कि हमने कहा, जो इनके तैनाती आदेश होंगे वो अलग से जारी कर दिए जाएंगे। लैंड कोड को लेकर भी आज बड़ी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने आज हिमाचल प्रदेश लैंड कोड के नवीन संस्करण का अनावरण किया। इसमें राजस्व एवं अन्य विभागों के भूमि से संबंधित मामलों के कानूनों का संकलन किया गया है। हिमाचल प्रदेश लैंड कोड का प्रथम संस्करण 1992 में प्रकाशित किया गया था तथा 1992 के बाद से इसे संशोधित नहीं किया गया था, यानी कि 32 साल के बाद तकरीबन यहाँ ये संशोधन हुआ है। इस लैंड कोड में राजस्व एवं अन्य विभागों से संबंधित कुल 74 अधिनियम, 60 नियम तथा लगभग 340 अधिसूचना एवं दिशा निर्देशों को संकलित किया गया है। ये छोटी सी जानकारी जो कि लैंड कोड से संबंधित हम आपके लिए लेकर आए थे। बारीकी से अगर आप जानना चाहते हैं तो सुबह दिव्य हिमाचल का न्यूज़पेपर पढ़िएगा। अब आना चाहेंगे उन टीचर्स पर जिन्हें सिंगापुर भेजा जा रहा है। ये संख्या 102 के करीब है और मुख्यमंत्री ने आज ही अध्यापकों के अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। सिंगापुर इन्हें इसलिए भेजा जा रहा है ताकि टीचिंग स्किल्स ये और कुछ नए सीख सके, सरकारी स्कूलों में फिर उन्हें आजमाया जा सके। अब गुणवत्ता कैसे बढ़ानी है पढ़ाई की, इस पर तरह तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। तो एक कदम ये भी है कि एक्सपोजर विजिट पर इन शिक्षकों को भेजा जा रहा है। कुल मिलाकर ये 200 से ज़्यादा शिक्षक हैं जिन्हें एक्सपोजर विजिट पर सिंगापुर भेजा जा रहा है। शुभारंभ भी आज इस कार्यक्रम का हो गया है और समग्र शिक्षा के तहत ये भेजे जाएंगे। इसके अतिरिक्त विदेश भ्रमण के लिए किट्स भी इन्हें प्रदान कर दी गई है। अभी 102 शिक्षक जा रहे हैं, फिर 15 मार्च को 98 अध्यापकों का दूसरा बैच अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण के लिए जाने वाला है और लगभग 6 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जा रहे हैं। कुछ नए स्किल्स जब ये सीख कर आएंगे तो सरकारी स्कूलों के छात्रों को भी उन्हीं स्किल्स को अप्लाई करते हुए पढ़ाने वाले हैं। कैबिनेट सब कमेटी पर आना चाहेंगे। अभी देखिए 3 कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई थी। 14 फरवरी को जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें ये फैसला सामने आया था। एक कैबिनेट सब कमेटी उन भवनों को लेकर भी बनाई गई है जो खाली पड़े हैं और जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। इस